दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। बहन की देवर से शादी क्यों किया? कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करना। बाजी के देवर के साथ खेलते खेलते मैं कब छत पर चली गई पता ही ना चला। तभी अचानक एक चील न जाने कहाँ से आ गई और मुझे लगा जैसे वह मुझ पर हमला कर देगी। मैं डर के मारे बाजी के देवर के सीने से लग गई। वो मुझसे 5 साल छोटा था। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि वह बेखुदी में मेरी कमर सहलाने लगा है और उसके बाद जो कुछ उसने किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी बहन रीमा पर हमला हुई तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। मेरी बहन की ना तो सास थी और ना कोई ननद थी, बस एक ससुर थे और एक देवर। इसलिए मेरी बहन ने मुझे अपने घर बुला लिया। मैंने भी बीए के इम्तिहान दिए थे और आजकल मैं बिल्कुल फ्री थी, इसीलिए बहन को संभालने उसके घर चली आई। मेरी बहन की शादी को 1 साल ही हुआ था, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था और इस 1 साल के अरसे में एक बार उसकी बेध्यानी की वजह से मिसकैरेज भी हो चुका था। इसलिए इस बार डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा एहतियात रहने के कहा था कि उसे कमरे से बाहर तक निकलने की इजाज़त ना दी जाए। मैं उनके घर आ गई। मेरे बहनोई इमरान भाई बड़े खुश मिजाज किस्म के इंसान थे। हमेशा मेरे साथ उनका रवैया बड़े भाइयों जैसा ही रहा। अलबत्ता उनके ससुर का मिजाज थोड़ा सख्त किस्म का था, लेकिन वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे, बस खाना खाने के लिए ही बाहर आते थे। एक छोटा देवर था जो 10वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा वैसे भी कोई भाई नहीं था, हम 4 बहनें ही थी और मैं सबसे छोटी थी। मेरी मंगनी भी मेरे खालाजाद भाई के साथ हो चुकी थी। 6 महीने बाद मेरी शादी थी, जो कि अब बहन की डिलीवरी तक पोस्टपोन हो चुकी थी। मुझे तो 2 महीने तक अपनी बहन के साथ ही रहना था। मैंने किचन की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। मेरे बहनों ही हमरान भाई सुबह ही नाश्ता करके ऑफिस चले जाते थे। मेरी बहन के ससुर अपने कमरे में चले जाते। मैं दोपहर का खाना खाकर सो जाती। मैं दोपहर की रोटियां बना रही थी जब किसी ने मुझे अचानक से डराया था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैंने पलटकर देखा तो मेरी बहन का देवर अली मेरे यूं चौंकने पर जोर जोर से हंस रहा था। कहने लगा, आप तो बड़ी डरपोक है। उसने बहुत मुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए कहा था। मैंने उसे घूरते हुए कहा, डरपोक नहीं हूँ मैं, ऐसे तो कोई भी डर सकता है। चलो जाओ और अपना यूनिफॉर्म चेंज करो। मैं रोटियां बनाकर टेबल पर खाना लगाती हूँ। मैंने जब तक खाना टेबल पर लगाया, अली अपने कपड़े चेंज करके आ चुका था। उसने सामने बाउल में भिंडी की सब्जी देखकर नाक मुंह सिकुड़ना शुरू कर दिया। मैं यह नहीं खाता, आपको भाभी से पूछकर खाना बनाना चाहिए था, वह उखड़े हुए लहजे में बोला। मैंने कहा कि इंसान को हर चीज़ खानी चाहिए। मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास जाकर बैठ गई। पहला निवाला मैंने बनाकर उसके मुंह की तरफ किया तो वह हैरत से मुझे देखने लगा। वो मेरे लिए वैसा ही था जैसे मेरा छोटा भाई हो। कुछ देर तक तो वह मुझे देखता रहा, फिर मेरे हाथ से निवाला खा लिया। खाने के बाद कहने लगा, आज भिंडी इतनी भी बुरी नहीं बनी है जितना कि मैं समझता था। फिर बाकी का खाना भी उसने मेरे हाथ से ही खाया था। खाना खाने के बाद वह मुझसे कहने लगा कि मैं आपके साथ बैट बॉल खेलूंगा। मैं उसके साथ बैट बॉल खेलने लगी। फिर तो हमारी बेतलबी बढ़ती चली गई। मैं घर के कामों से फारिग होकर अली के साथ कभी बैट बॉल खेलने लगी तो कभी लूडो
शाम की चाय पर हम दोनों अपनी बहन के कमरे में आकर बैठ जाते, वह भी हमारे साथ शामिल हो जाती। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। मेरा रूम अलग था और अली के रूम के बराबर में था। एक बार मैं रात को सो रही थी जब किसी की नज़रों की तपिश मुझे खुद पर महसूस हुई। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की खिड़की से मुझे कोई झांक रहा है और वो खिड़की लाउंज में खुलती थी। मैं फौरन से उठ बैठी। मेरे कमरे में बल्ब की मध्यम ही रोशनी थी। मैंने कहा, कौन है? तो वह खिड़की किसी ने हड़बड़ाकर बंद कर दी थी। मैं जल्दी से उठी और फौरन से अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। ठीक उसी वक्त मेरी बहन के ससुर के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था। मेरा दिल तो यूं था जैसे धड़कना भूल गया हो। रात के इस पहर यह गैर मुनासिब सी हरकत बाजी के ससुर ने की थी और मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले रोज़ सुबह जब मैंने टेबल पर नाश्ता रखा तो अली का मुंह बहुत ज़्यादा आप था और बाजी के ससुर बार बार उसे घूर रहे थे। कभी मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखने लगते। इमरान भाई अपने नाश्ते के दौरान मुझसे बाजी की मेडिसिन के बारे में पूछने लगे कि कोई मेडिसिन अगर ख़त्म हो गई हो तो मैं उन्हें बता दूं। उसके बाद अली इमरान भाई के साथ बाहर निकल गया। इमरान भाई पहले उसे स्कूल छोड़ते थे और फिर खुद अपने ऑफिस चले जाते थे। मैं नाश्ते के बर्तन उठा रही थी जब बाजी के ससुर तेवरी चढ़ाकर मुझसे कहने लगे कि सुनो लड़की, अली अब छोटा बच्चा नहीं है जिसके साथ तुम तरह तरह के खेल खेलती रहती हो। अपनी बहन को संभालना ही हो। बेहतर है कि उसी के साथ ज़्यादा वक्त बिताया करो। अली के साथ अब मैं तुम्हें बैट बॉल खेलते हुए ना देखूं। यह कहकर वह गुस्से से अपने कमरे में चले गए और मैं तो हक्का बक्का सी उन्हें देखने लगी। मेरा जी तो बहुत चाहा कि मैं उनसे कहूँ कि वह तो बच्चा है और मैं उसे छोटा भाई समझती हूँ और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह इस उम्र में आधी रात को मेरे कमरे में क्या झांकने आए थे? क्या वह छोटे बच्चे हैं? उन्हें भी अपनी उम्र का लिहाज होना चाहिए। लेकिन मेरी मजबूरी मेरी बहन थी, इसीलिए उनकी बातें खामोशी से बर्दाश्त कर ली। अली जब स्कूल से वापस आया तो सीधा किचन में आया, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। यह बात वह भी महसूस कर चुका था। मैंने टेबल पर खाना लगाया और अपना खाना अपने कमरे में ले गई। मैंने सोच लिया था कि अब अली से बात नहीं करूँगी। 2-3 दिन मैंने अली से बिल्कुल बात नहीं की। वो रात के खाने पर भी मुसलसल मुझ पर नजरें जमाए हुआ था। मैं भी उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। रात को मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब अली किचन में आ गया। कहने लगा, सारा आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा, तुम्हारे अब्बा शक करते हैं अली। हालांकि मैंने हमेशा तुम्हें छोटा भाई ही समझा है। वैसे भी मैं मंगनीशुदा हूँ, तुमसे बड़ी भी हूँ मैं। लेकिन तुम्हारे अब्बू हमारी बेदलूबी को कुछ गलत रंग दे रहे हैं। और फिर यह मेरी बहन का ससुराल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाजी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए। इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। मेरी बात सुनकर वह किचन से बाहर निकल गया। अगले रोज़ स्कूल से आकर वह सीधा अपने कमरे में चला गया और उसने खाना भी नहीं खाया। रात को भी खाने से मना कर दिया। मुझे अली की फिक्र होने लगी। बाकी सबको तो यही लगा कि शायद उसने दोपहर का खाना खाया होगा, लेकिन मैं जानती थी कि उसने कुछ नहीं खाया। मुझे तो लगा था कि वह मेरी बात सुनकर पीछे हट जाएगा, अपनी ज़िंदगी में दोबारा से मगन हो जाएगा। लेकिन उसने तो खाना ही छोड़ दिया था। जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मैं उसके कमरे में खाना लेकर चली गई।
वह अपने बेड पर लेटा हुआ था। मैंने उसे पुकारा तो वह उठकर बैठ गया। मुझे देखकर हैरान था। आंखें सूजी हुई थी और शोक हो रही थी, जैसे वह अभी रोया हो। उसकी हालत देखकर मुझे हैरत भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। मैंने ट्रे उसके बेड पर रख दी। कहने लगा, आप यहाँ क्यों आई हैं? सारा, जा यहाँ से अब। वह रूठे हुए लहजे में बोला। मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने कहा, खाना खाओ पहले। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे रोई हुई आंखों से देखा और कहने लगा, आपको परवाह है मेरी सारा? मैंने कहा, परवाह ना होती तो इस वक्त तुम्हारे लिए खाना ना लेकर आती। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अपने हाथ से खिलाए मुझे। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसकी यह फरमाइश पूरी कर दी। शायद इसीलिए कि मुझे बचपन से ही एक भाई की ख्वाहिश थी जो अली को देखकर जाग उठी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हम दोनों के जज्बों में फर्क है। जब तक वह खाना खाता रहा, टकटकी बांध के मुझे देखता रहा। मैं उससे इधर उधर की बातें करती रही। बहरहाल अगले रोज वह मेरे साथ बिल्कुल वैसा हो गया जैसा कि पहले था। एक रोज शाम के वक्त मेरे खाला के बेटे का फोन आ गया, जो मेरा बेहतर था क्योंकि वह मेरा खाला जात भी था। इसलिए हम बातचीत कर लिया करते थे। जब से हमारी मंगनी हुई थी, अक्सर ही हम लोग फ़ोन पर बातें करते थे। फरहान दुबई में जॉब करता था और हमारी शादी पर ही उसे पाकिस्तान आना था। अभी भी मैं फरहान से बात कर रही थी जब अली मेरे पास आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने फ़ोन मेरे हाथ से बड़ी बेतलुकी से छीना और डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं उसे देखती रह गई। मैंने कहा, अली, यह क्या हरकत थी? कहने लगा, मैं बोर हो रहा हूँ। सारा, मुझसे बात करो तुम। मैंने गुस्से से उसे देखा क्योंकि इस बार फरहान की कल पूरे 1 महीने बाद आई थी और मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी थी। अली, यह क्या मजाक है? मेरा फ़ोन वापस करो। मुझे फरहान से बात करनी है। लेकिन वह मुझे मोबाइल दिखाते हुए छत पर चला गया। मैं उसके पीछे भागती हुई छत पर आई। फ़ोन चाहिए आपको? मुझसे ले सकती हैं तो लेकर दिखाएं। यह कहकर वह मेरे आगे आगे भाग रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। ठीक उसी वक्त ना जाने कहाँ से एक चील वहाँ आ गई और मेरे सर की तरफ बढ़ी। मुझे लगा जैसे वह मेरे सर पर वार कर देगी। मैं चिल्लाने लगी। अली भागता हुआ मेरे पास आ गया। उसने चील को पीछे भगाया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, ना जाने कैसे। मगर मैं अली के साथ सीने से लग गई। वो भी मुझे अपनी हिफाजत में ले चुका था। चील की आवाज़ें अब भी मुझे उसके करीब से सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने शौक से आंखें नहीं खोली। शायद वह अली को चोंच मार रही थी। वह एक हाथ से मुझे साथ लगाए हुए मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से वो उस चील को पीछे कर रहा था। कुछ देर बाद वो चील वापस ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। मैं बेहद खौफजदा थी, इसीलिए मुकम्मल तौर पर अली की हिफाजत में छुप गई थी। मेरे होश उस वक्त तोड़े जब अली के हाथ मेरी कमर पर बेखुदी से चलने लगे। मैं किसी कारण की मानिंद से पीछे हटी थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसके जख्मी बाजू और हाथ से बहता हुआ खून देखकर मैं सब कुछ भूल बैठी। मैंने फरहान से अब उसके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, क्या उस चील ने तुम्हें जख्मी किया है? कहने लगा, हाँ। मैं उसे छत से नीचे ले आई, उसके जख्मों को डिटॉल से साफ करने लगी। वह कहने लगा, शायद उस चील की नज़र आपके कानों में पहने सोने के झुमकों पर थी और वह इसीलिए आपके पास आई थी क्योंकि मैंने सुना है कि चील के पैदाइशी बच्चे सोने को देखकर ही आंखें खोलते हैं।
वह मेरी तरफ देखकर मुझे बताने लगा। मुझे कुछ अफसोस सा भी हो रहा था कि मेरी वजह से उसके हाथ और बाजू पर काफ़ी जख्म लग चुके थे। मैंने कहा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत चोट लग गई है। कहने लगा, कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपको कोई नुकसान ना हुआ। फिर कहने लगा, सारा, अगर मेरी जगह फरहान होता तो क्या वह भी आपको यूं ही प्रोटेक्ट करता? तो मैंने कहा, हाँ, जाहिर है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं उसके जख्मों पर दवा लगा चुकी थी, इसीलिए मैं उठकर जाने लगी तो अली कहने लगा, मोहब्बत तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ सारा। मैंने मुस्कुराकर उसके सर के बालों पर हाथ फेरा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे भाई के हवाले से यह बात कह रही थी। वो कहने लगा, फरहान से ज़्यादा? उसके इस सवाल पर मैं कुछ ताज्जुब की शिकार हो रही थी। मैंने कहा, फरहान की मोहब्बत अपनी जगह है, तुम्हारी अपनी जगह। तुम्हें तो मैं अपने भाई, मेरी बात अभी यही तक थी कि अली ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, अगर मैं यह साबित कर दूं कि मैं आपसे फरहान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और आप पर एतबार करता हूँ तो मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा, इस बात से क्या मतलब है? कहने लगा, किसी दिन समझाऊंगा आपको। उसके बाद से तो अली का रवैया मुझसे बदलने लगा। कभी मुझसे कहता कि वह मैट्रिक के बाद कंप्यूटर में डिप्लोमा करेगा, जल्द ही जॉब शुरू कर देगा। मैं उसकी बातों और फ्यूचर प्लान्स को सुनकर उसे सराहने लगती कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। मेरी बहन की डिलीवरी का वक्त बहुत करीब आ गया था। उस वक्त अली की 10वीं के एग्जाम हो चुके थे। एक रात मेरी बहन को दर्द उठा तो भाई के साथ मैं हॉस्पिटल चली गई। मेरी बहन के घर एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं बहुत खुश थी। चंद दिन में ही वह घर वापस आ गई। उन्हीं दिनों फरहान भी दुबई से वापस लौट आया था। मुझे बस जल्द से जल्दबाजी के ठीक होने का इंतज़ार था ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूं। फरहान जब पाकिस्तान आया तो मुझसे मिलने के बहाने बाजी के घर भी आ गया। बाजी और इमरान भाई उसके साथ बहुत अच्छे से मिले थे। बाजी के ससुरी बहुत खुश थे। डिनर मैंने ही बनाया था। सब लोग खाना खा रहे थे मगर अली वहाँ मौजूद नहीं था। जाने से पहले फरहान यह बात कहकर गया था कि वह इस बार शादी के इरादे से आया है। ना चाहते हुए भी शर्म से मेरी आंखें झुक गई थी। फरहान तो जा चुका था और मेरा दिल अब बाजी के घर पर नहीं लग रहा था। मैंने जैसे तैसे 40 दिन अपनी बहन के पूरे कराए और फिर अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। इमरान भाई ने मुझे तोहफे में सोने की ज्वेलरी दी थी। कहने लगे, तुमने मेरी बीबी की बहुत खिदमत की है। जब अब्बू मुझे लेने आए तो सभी मुझे रुखसत करने में मेन गेट तक आ गए थे, लेकिन अली वहाँ भी नहीं आया था। मैं खुद ही उससे मिलने के लिए उसके कमरे में चली गई। कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई तो अली ने झट से आंखें बंद कर ली। वह जाग रहा था, सोने का ड्रामा क्यों कर रहा था और मुझे अलविदा कहने बाहर क्यों नहीं आया था। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, अली, मैं जानती हूँ तुम सोए नहीं हो, जाग रहे हो, इसीलिए उठकर बैठ जाओ। मैं जा रही हूँ और तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। कितने अफसोस की बात है ये। कितना अच्छा वक्त गुजरा है हमने एक साथ, और तुम यहाँ पर। अली की आंखों से गिरते आंसू देखकर मैं तो अपनी बात ही भूल गई। वह रो रहा था, मगर क्यों? शायद मेरे जाने पर उदास था वो। अली, मैंने धीरे से उसे पुकारा तो वह उठ गया, मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे मेरे साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, सारा, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज।
मैं फौरन से उससे पीछे हटी। मेरी आंखें भी नम थी क्योंकि अली को मैंने भाई ही समझा था। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा कि मुझे जाना तो था ना अली, आज ना भी जाती तो कुछ दिन बाद चली जाती। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, काश कि मैं आपको हमेशा अपने पास रख सकता। मैंने प्यार से उसके चेहरे पर थपकी लगाई। मैंने कहा, यह मुमकिन नहीं है। अब तो तुम मुझे रुखसत करने आ जाना। बस 15 दिन बाद मेरी फरहान से शादी हो रही है। यह कहकर मैं वहाँ से चली गई। 15 दिन बड़ी तेजी से गुजरे थे। मेरी मेहंदी के फंक्शन पर जब अली आया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। शक्ल बड़ी सूजी हुई थी, चेहरा बुझा बुझा सा था। मुझे देखकर बस दूर से ही मुस्कुराया था। मेरे पास तक नहीं आया वो। मैंने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। फरहान मेरे बराबर में बैठे मेरे कान में मीठी मीठी सरगोशियाँ कर रहा था। यह वक्त एक लड़की के लिए हवा में परवाज करना होता है। मुझे भी आजकल बस फरहान की फिक्र थी। पर शादी के बाद मैंने फरहान के साथ दुबई चली जाना था और आज मेरी शादी का दिन था। दुल्हन के रूप में जो भी मुझे देखता मेरी नज़र उतारने लगता। बारात के आते ही निकाह का शोर शुरू हुआ। मैं कमरे में बैठी हुई थी जब अबू और इमरान भाई की मौजूदगी में मुझसे इजाब कबूल करवाया गया था। फिर इमरान भाई मेरे सर पर प्यार देते हुए दुआएं देते हुए बाहर चले गए। बस कुछ ही देर में फरहान की होने वाली थी, लेकिन यह वक्त तो मेरे लिए तब्दील ही होने लगा था। फिर बाहर से एक हंगामे की आवाज़ बुलंद होने लगी। फरहान की आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद थी। मेरी बाजी जो मेरे बराबर में बैठी थी उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं खुद परेशान हो गई थी। बाहर न जाने किस बात पर बहस हो रही थी, लेकिन मेरा दिल बेहद बेचैन सा हो रहा था। मैं भी धीरे धीरे कदम उठाती बाहर आ गई। बाहर आई तो फरहान और खाला खालू गुस्से में बिखर रहे थे। हाथ में चंद कागज पकड़े हुए थे। मेरे माँ बाप रो रहे थे, किसी बात की नफी कर रहे थे। हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, यह झूठी रिपोर्ट है। मेरे बाप रोते हुए कह रहे थे। फरहान चीं चीं कर मेरे अब्बू से कह रहा था, मुझे यह बताए कि क्यों कोई झूठी रिपोर्ट्स ऐसे मौके पर भेज सकता है। बहरहाल मैं सारा से निकाह उसी वक्त करूँगा जब वह अपनी पाक दामनी का सबूत मुझे पेश करेगी। यह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे देखकर फरहान मेरे पास आ गया, कहने लगा, मेरी मोहब्बत का अच्छा सिला दिया है तुमने। तुम अपने वजूद में किसी और का गुनाह पालकर मेरा नाम उसे देना चाहती थी। फरहान की बात सुनकर मैं गिरते गिरते बची थी। वह यह क्या कह रहा था? फिर एक तरफ इशारा किया जहाँ एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी। वह डॉक्टर मेरे ही मोहल्ले के क्लिनिक की थी, जिसके पास मैं चंद दिन पहले गई थी। क्योंकि शादी के कामों की वजह से उलझन में कुछ उल्टा सीधा खाने से मेरा मौदा डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मेरे चंद टेस्ट भी किए थे। उसकी मेडिसिन से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी मैं, लेकिन इस वक्त वह यहाँ क्या कर रही थी? फरहान मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं इस लेडी डॉक्टर को जानती हूँ? मैंने कहा, हाँ, मैं चंद दिन पहले इसके पास गई थी। कहने लगा, क्यों गई थी? मैंने कहा, मुझे उल्टी हो रही थी। लेकिन यह तो बता हुआ क्या है? फरहान मेरी बात सुनकर मेरे अब्बू के पास चला गया। और भी कोई गवाही चाहिए आपको खालूजान? मेरी वालिदा मेरे पास आ गई, मुझे कोसने लगी, कहने लगी, किसका पाप तुमने अपनी कोख में पाला है? यह क्या कर दिया तुमने सरा? यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सारी बात अब समझी थी। मैंने कहा, अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह लेडी डॉक्टर कहने लगी कि यह लड़की हमला है।
यह मेरे पास इलाज के लिए आई थी। मैंने इसके टेस्ट लिए थे जिनसे यह साबित होता है कि यह हमला है। फरहान कहने लगा, अब कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रही, इसीलिए मैं यह निकाह हरगिज़ नहीं करूँगा। यह सुनकर मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। मैंने कहा, यह झूठ है, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया। यह लेडी डॉक्टर झूठ बोल रही है। वह लेडी डॉक्टर कहने लगी कि आप कहीं और से जाकर टेस्ट करवा लें। अगर यह झूठ हुआ तो बेशक मुझे जेल भेज दीजिएगा। मैं रोने लगी। मैं अपनी खाला और फरहान से कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फरहान कहने लगा कि उससे मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं है और वह मुझे कभी भी नहीं अपनाएगा। मैं फरहान की मिन्नतें करती रही, लेकिन वह जा चुका था। मेरे अब्बू के सीने में दर्द उठने लगा। फरहान से इमरान भाई उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी वजह से मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था। मेरे अब्बू कहने लगे कि मेरी बेटी बेकसूर है, मगर अब कोई भी उसे नहीं अपनाएगा। मैं नहीं जानती थी कि बात क्या हुई थी, लेकिन मुझसे यह कहा गया कि मेरा निकाह अभी होगा, वह भी अली के साथ। इमरान भाई यह चाहते हैं और मैं इस निगाह से इनकार ना करूं, क्योंकि मेरे अबू की हालत बहुत नाजुक है। मैं कैसे उस शख्स से निकाह कर सकती थी जिसे मैंने आज तक भाई की नज़र से देखा था। ना सिर्फ देखा था बल्कि भाई ही समझा था। लेकिन मेरे अब्बू उस वक्त जिस हालत में थे, मैं इनकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने निकाह कर लिया। मुझे लगा जिससे यह निकाह मेरी वक्त मजबूरी थी और अली की भी होगी। मैं रोते धोते रुखसत होकर अपनी बहन के ससुराल पहुंची थी। मेरी बहन के चेहरे पर मेरे लिए नागवारी सी थी। शायद वह भी मुझे ही गलत समझ रही थी। उनके ससुर भी खास बेरहम थे। वह भी अपने घर में दाखिल होते ही अपने कमरे में चले गए। मुझे लगा अली भी ऐसा ही करेगा, लेकिन उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही मैंने उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ तुमने यह निकाह मजबूरी में किया है, लेकिन बेफिक्र रहो, बहुत जल्द। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगा कि मैंने यह निकाह खुद किया है। अपनी दिली रजामंदी से मेरे हाथ को थाम कर बोला। मैंने कहा तो था आपसे कि एक दिन साबित कर दूंगा कि मैं आपसे फरहान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। फिर कहने लगा, देख लिया आपने, एक झूठी खबर पर कैसे उसने यकीन कर लिया और आपको अपनाने से इनकार कर दिया। यह थी उसकी मोहब्बत। सारा मैंने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया तो तुमने यह झूठी खबर फैलाई। मेरा तो दिल धड़कना भूल गया हो। वो मुस्कुराने लगा, फिर इस बात में से हिला दिया। कहने लगा, कहा तो था आपसे कि वक्त आने पर बताऊंगा कि कौन आपसे कितनी मोहब्बत करता है। मैंने कहा, अली, मैंने तुम्हें हमेशा छोटा भाई समझा था, तुमने यह क्या कर दिया। मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि मैंने कभी आपको बहन नहीं समझा, कभी आपको बहन नहीं कहा, हमेशा आपको सारा ही कहा था। आप मुझे अच्छी लगने लगी थी। आपको क्या पता मैंने कितनी मोहब्बत की है आपसे। रात को आपको सोते हुए दीवानों की तरह खिड़की से देखता रहता था। एक दिन तो अबू ने भी मुझे हाथों पकड़ लिया था, बहुत डांटा था कि मैं आपसे दूर रहूं। शायद आपसे भी कहा था, लेकिन आपने मुझे मना लिया था ना। उसकी बातें मेरे लिए एक भयानक इंकशाफ थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अली, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने फरहान से बहुत मोहब्बत की थी। तुमने क्यों झूठ बोला इस बात पर। वो मेरे पास आ गया, कहने लगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता सारा, और मेरे पास एक यही रास्ता था। मैं आपको उस
लेडी डॉक्टर के पास जाते हुए देख चुका था, इसीलिए उसे पैसे देकर एड निगाह के वक्त पर यह सब कुछ कहने के लिए कहा। और देख ले, मेरी मोहब्बत सच्ची थी, इसीलिए आप मेरे पास है हमेशा के लिए। मैंने कहा तुम किस कदर खुदगर्ज हो, तुमने मुझे सबके सामने बदनाम करके रख दिया, मेरे अब्बू को इस हाल में पहुंचा दिया, सिर्फ अपनी घटिया सोच को सच साबित करने के लिए कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। यह होते ही मोहब्बत जो दूसरों को जिल्लत के गड्ढे में डाल दे, वह इस उम्र में नहीं था कि मेरी बात को समझ सकता। उस पर तो अपनी मोहब्बत को पा लेने की सरसरी थी। मैं बेतहाशा उस वक्त को रो रही थी जब मैंने अपने बाजी के ससुर की बात को गैर अहम समझकर परवाह नहीं की थी। अगर मैं उनकी बात को समझती और अपने कदम पीछे खींच लेती तो आज यहाँ ना होती। जिसे मैं बच्चा समझती रही, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना दोस्तों। और एक नई कहानी के साथ जल्द आ रहा हूँ। धन्यवाद।